नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 17 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे रेजिस्टेंस फोर्सेस ने आज आईडीएफ के ऊपर बड़ा हमला किया है और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में अभी डिटेल में आपको पता चलेगा। और साथ ही फ्रांस ने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि गजा पे कब्जा करने का जो प्लान है उसको बंद कर दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्या खबर है ये भी आपको पता चलेगी। और साथ ही इस वीडियो में आपको भारत की एक गद्दार लड़की के बारे में बताएंगे, एक ऐसी लड़की जिसने पूरे देश के साथ गद्दारी की और देश को मुसीबत में डाला। गोदी मीडिया खामोश है और खामोशी के पीछे वजह क्या है ये भी अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही अमेरिका और चाइना के बीच कौन सी जंग फिर से शुरू हो रही है इसके बारे में भी आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे। और इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। खैर, आप कमेंट करते रहे, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और आज गजा की कुछ अहम खबरें आपको दूंगा। सबसे पहली खबर इस समय वेस्ट बैंक से निकल के सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक को जब कब्जा करने का ऐलान और कब्जा करने का प्लान इजराइल ने बनाया तो तमाम देश भड़क गए। तमाम देशों ने कहा कि गजा पे कब्जा कर रहे थे, हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने ये मान लिया कि चलो आपने वादा किया था कि जब गजा पे कब्जा कर लोगे, हमास को वहां से बाहर कर दोगे तो अरब कंट्रीज के हवाले कर दोगे, उसके बाद वहां पे चुनाव होंगे, उसके बाद वहां पे सरकार बना दी जाएगी। लेकिन अब जो वेस्ट बैंक पे प्लान है तुम्हारा कब्जा करने का, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वेस्ट बैंक पे कब्जा करने के बारे में जैसे इजराइल ने कहा, उसी के बाद सबसे पहले फ्रांस भड़कता है। फ्रांस ने कहा कि वेस्ट बैंक पे कब्जा करने का प्लान अगर आप बनाते हैं तो आपको फ्रांस की नाराजगी देखने को मिलेगी। फ्रांस ने और तमाम चीजें कही और कहा कि अगर वेस्ट बैंक को तोड़ा या फिर उसको कब्जा किया तो हम इजराइल पे इतने सैंक्शंस लगाएंगे कि इजराइल का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अकेले अमेरिका के दम पे तुम सरवाइव नहीं कर सकते, ये बात याद रखना नेतन्याहू। और ये बात जब फ्रांस ने बोली, इसी के बाद इजराइल के रवैये में कहीं ना कहीं नरमी जरूर आई है। कैसे आई है इसके बारे में आपको बताता हूं। अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है कि अल जजीरा को आज पहली बार हुआ है कि इजराइल ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है। अल जजीरा को इंटरव्यू देने के बाद इजराइल ने कहा कि अगर हमास हमारी शर्तों को मान जाए, अगर हमास हमारी बातों को एक्सेप्ट कर ले, और सबसे मेन बात यही है कि अगर हमास बंधकों को रिहा कर दे तो आज के आज जंग खत्म हो जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ जब इजराइल ने कहा कि अगर हमास बंधकों को छोड़ दे तो फौरन जंग बंद हो जाएगी। इससे पहले अलग अलग शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी कि हमास को खत्म किया जाए, दूसरी शर्त यह थी कि हमास जो है अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल फोर्सेज और इजराइल की आर्मी और इजराइल की सरकार ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि अगर हमास बस बंधकों को आज़ाद कर दे तो ऐसे हाल में हम कल ही जंग खत्म कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, आप ध्यान से समझिए। फ्रांस जब भड़का, इनको लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि फ्रांस हथियारों का बाप है। फ्रांस के पास इतने हथियार हैं कि पूरी दुनिया फ्रांस से हथियार खरीदती है, और ये चीज इजराइल भी जानता है। और यही वजह है कि जब फ्रांस ने इनको फटकार लगाई, फौरन भाई साहब डर गए। इन्होंने कहा कि बस बंधकों को छोड़ दो, जंग खत्म है। खैर, इस समय इजराइल गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर पूरी गुंडागर्दी पे उतारू है। एक जगह है, एक गांव है अल मरीसिया। इस गांव में अचानक से आज सेटलर्स घुसते हैं, और किस्मत देखिए वहां के मजलूमों की कि उनको पता ही नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं। अचानक से लोग घुसते हैं और बाकायदा सरकार ने इनको हथियार देके भेजा था। अल जजीरा की रिपोर्ट आप देखिए कि बाकायदा इनके पास हथियार था। आर्म्ड सेटलर्स यानी वो सेटलर्स, वो घुसपैठिए जिनके पास हथियार था, वो लोग घुसते और घुसने के बाद टेंट को उखाड़ फेंकते हैं। वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको मारते पीटते हैं और घरों में आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद वहाँ से इन लोगों को खदेड़ते हैं और उस पूरे अल मरीसिया इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। यानी आज वेस्ट बैंक का एक पूरा गांव कब्जा हो गया है। और इसके बारे में जो हमारी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो पूरा फार राइट विंग है, बात नहीं करना चाहता। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर निकल के सामने आ रही कि आज इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। और इस नुकसान में क्या क्या चीजें हैं अब आपको डिटेल में समझाता हूं। एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम है कसाम ब्रिगेड। आपने खूब नाम सुना होगा। इसने इजराइल के अलग अलग गाड़ियों पे कई बार हमला किया है, कई बार अलग अलग जगहों पे सेटलर्स को मारा है, कई बार ऐसा हुआ कि एम्बुश लगा के आईडीएफ पे हमला किया। इसी कसाम ब्रिगेड ने आज राफा के साउथ इलाके में, यानी जो राफा है उसके साउदर्न हिस्से में एक सड़क है, सलाह अल दीन
सलाह अल-दीन सड़क के पास मोर्टार से हमला किया है। मोर्टार के हमले में गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, एक बात यह भी है कि केवल सिंगल मोर्टार नहीं फायर हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट है, अलग अलग और न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट है कि मल्टीपल टाइम ये मोर्टार फायर किए गए हैं और अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है इसमें आईडीएफ को बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, इधर ये लोग तो मार ही रहे थे। आज हमास ने एक स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट ने इजराइल के पैरों तले जमीन खिसका दी है। हमास ने पहली बार कहा है कि हम ग्रुप बना रहे हैं। अब तक हमास अकेले लड़ता था, हमास किसी से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं रखता था, लेकिन पहली बार हमास ने कहा कि हम अल कुद्स ब्रिगेड, अल कसम ब्रिगेड, फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फोर्सेस, इन सबके साथ हम ग्रुप बना रहे हैं। और ग्रुप बनाने के बाद हमने जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया है, खासकर उन सड़कों पे जिन सड़कों पे गजा के अंदर इजराइल की आर्मी घुसती है, जिन सड़कों के माध्यम से आके लोगों को मारने पीटने का काम करती है, जिन सड़कों के माध्यम से इजराइल की गाड़ियां अंदर आती और आने के बाद जो एड रखी है उनको लूटती है, उन सड़कों के आसपास अल कसम ब्रिगेड, हमास, अल कुद्स, इन सब ने एक एम्बुश तैयार किया है। यानी अगर अल कसम ने घात लगाया, हमला किया, अल कसम के हमले में अगर नुकसान नहीं हुआ, वो गाड़ी बच गई, तो आगे अल कुद्स वहाँ पे घात लगाएगा। अल कुद्स जब हमला करेगा, इन केस उससे भी बच गया, आगे हमास हमला करेगा। यानी अब ट्रिपल लेयर की एक तरह से कह सकते हैं हमले की तैयारी है। और यही वजह है कि आज इजरायली आर्मी बहुत कम रेड कर पा रही है, बहुत कम रेड कर पा रही है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि ये तीनों ग्रुप अलग अलग लड़ते थे। आपने अक्सर हमास का नाम सुना होगा, आपने अक्सर कसम ब्रिगेड का नाम सुना होगा, लेकिन कभी भी इन तीनों का नाम आपने एक साथ नहीं सुना होगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इनको लगा कि इधर वेस्ट बैंक भी कब्जा हो जाएगा। अच्छा, फिलिस्तीन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मे भी वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आप समझिए, हर जगह लोग इस कदर मस्त हैं कि बस उनको अपने इलाके से मतलब, पर्टिकुलर अपने इलाके से। गजा में हमास का बोलबाला है, वेस्ट बैंक के आसपास अल कुद्स, कुछ अलग अलग हिस्सों में फिलिस्तीन के कसम ब्रिगेड, ये तीनों ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये तीनों ही सोचते हैं कि अगर इजरायली आर्मी हमारे पास आएगी तब हम हमला करेंगे। इनको पता ही नहीं था, चाहे अल कसम ब्रिगेड हो चाहे अल कुद्स ब्रिगेड हो, इनको पता ही नहीं था कि इजराइल का प्लान पूरे फिलिस्तीन को ऑक्युपाइड करना है। जब तक गाजा की बात थी तब तक अलग अलग ग्रुप खामोश भी थे, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन अब चूंकि गाजा के अलावा वेस्ट बैंक की बात हो गई, रफा की बात हो गई, इस वजह से अब इनको लगता है कि भाई खामोश होने से फायदा नहीं है, खामोश होने से काम नहीं चलेगा, अब ज्वाइंट ऑपरेशन करने का टाइम है। और यही वजह है कि इन तीनों ने आज ज्वाइंट ऑपरेशन किया, एक साथ मोर्टार दागे। इस मोर्टार में कितनी कैजुअलिटी हुई, हालांकि इजराइल ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स आई है कि कैजुअलिटी ठीक ठाक हुई है। अब कितनी हुई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, पत्रकारिता के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। पत्रकारिता जिनको लगता है कि बड़ी आसान है, मेरे जैसे लोग या फिर वो तमाम लोग जो अपने एसी के कमरे में बैठ के गजा की खबरें आपको बता देते हैं, हालांकि हम लोग का काम भी मुश्किल है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार उन लोगों का दर्द समझिए। अल जजीरा का एक पत्रकार था, उसके घर पे इजरायली आर्मी हमला करती है। हमला करने के बाद उसके घर को बम से उड़ा देती है, नीचे उसकी बॉडी दफन हो गई, ऊपर से पूरे घर का मलबा आ गया। इधर इजराइल के हमले इतने इंटेंस थे कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस पूरे इलाके में जाके उस घर को खाली कराए और अल जजीरा के पत्रकार की बॉडी को निकाले। ये हमला जुलाई महीने में हुआ था, जुलाई के स्टार्टिंग में हुआ था, पूरी जुलाई बीत गई, आधा अगस्त बीत गया, कल जाके उसकी बॉडी रिकवर हुई 44 दिन बाद। 44 दिन बाद जब उसकी बॉडी रिकवर हुई तो आप सोचिए इतनी गर्मी का मौसम है, वहाँ पे बॉडी किस हालत में थी। एक जो आखिरी रीति रिवाज होता है हर धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म में जलाया जाता है, इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है, हर धर्म में कोई दुआ, कोई पूजा, कोई पाठ, कुछ ना कुछ होता है। आप सोचिए एक आदमी जो पत्रकारिता कर रहा था, गजा के अंदर लोगों को बस सच्चाइयाँ दिखा रहा था, वो मर गया, उसको मिट्टी तक अपने घर वालों के हाथों से नसीब नहीं हुई। ये होती है असली पत्रकारिता। सलाम है ऐसे पत्रकारों को जो गजा के अंदर 44 दिन मिट्टी के अंदर दफन रहे, क्योंकि सच की आवाज ऊंची हो सके। सलाम है, आप लोग भी उनके लिए सलाम कमेंट में जरूर रखिएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर इजराइल से ही आपको बताऊंगा कि इजराइल की हालत इस समय बद से बदतर है। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, द टाइम्स आप इजराइल की ही आप रिपोर्ट देखिए, इतने इंटेंस प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इसके बारे में कोई लिखना बोलना नहीं चाहता, लेकिन सरकार तक गिरने का खतरा है। दोस्तों, हुआ क्या आप जानिए।
जब इजराइल ने गजा के साथ वेस्ट बैंक को भी कब्जा करने का प्लान बनाया तो बड़ी तादाद में नॉर्दर्न इजराइल में लोग इकट्ठा होते हैं। वहां पे एक जंक्शन है, नहाला जंक्शन, नाम याद रखिएगा, नहाला जंक्शन। इसी नहाला जंक्शन के पास तमाम लोग इकट्ठा होते। इकट्ठा होने के बाद एक हाथ में इजराइल का झंडा, दूसरे हाथ में पीला झंडा, और एक सवाल कि आखिर हमारे घर के लोगों को इजराइल की सरकार आजाद कब करवाएगी, कब वहां से लोग आजाद होंगे और कब ये जंग रुकेगी। इसके बाद आज हजारों लाखों की तादाद में नॉर्दर्न इजराइल में लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहां पे प्रोटेस्ट होता है, नेतन्याहू के बारे में कुछ उल्टे सीधे नारे भी लगते हैं। वहां के लोगों ने यहां तक कह दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई है तो वो नेतन्याहू ही है, यानी अपने ही देश के प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा दिया जाए जंग के माहौल में। इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा जहालत शायद किसी को क्या ही नसीब होगी। इससे अच्छा आदमी मरना पसंद करेगा जिस हिसाब से नेतन्याहू की बेइज्जती हो रही है। उसके अपने देश में लोग हाथों में झंडा लेके खड़े, अच्छा 1 2 4 हो तो लोग कह दें कि अपोजिशन की चाल है। लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, सब कह रहे हैं कि नेतन्याहू एक ऐसा है जो पूरे मामले को फंसा के रखा है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको अमेरिका की बताऊंगा। ये भाई साहब ट्रंप जो है किस कदर सठिया गए हैं, इनके बारे में आप सुनेंगे तो सुनने के बाद बस आप फंसेंगे। ईरान और इजराइल के बीच इन्होंने जंग रुकवाने का दावा किया, लेकिन ना ही इजराइल अपने हरकतों से बाज आ रहा और ना ही ईरान की तैयारियों में कोई कमी है। वहाँ इनकी ठीक ठाक बेइज्जती हो गई। इधर भारत पाकिस्तान में भी ये आए दिन बोलते रहते हैं कि हमने सीज फायर करवाया, हमने सीज फायर करवाया। ना ये बात भारत मानने को तैयार है, ना ये बात पाकिस्तान मानने को तैयार है। अब क्या हुआ, ये भाई साहब पहुंच जाते अलास्का मिलने के लिए पुतिन साहब से। पुतिन साहब से इन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद कहा कि भाई जंग रोको। पुतिन साहब ने कहा कि यार देखो, ज़्यादा लिबिर लिबिर करो मत, हम तुम्हारी बातों को ध्यान नहीं देते और तुमको हम सीरियस लेते भी नहीं, तुम एक नंबर जोकर आदमी हो। 3 घंटे तक ये लॉलीपॉप की तरह घुमाते रहे कि मान जाओ मान जाओ। पुतिन कहा यार छोड़ो, भाड़ में जाओ, मुझे देर हो रहा, मुझे जाने दो। उसके बाद पुतिन साहब वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद अपने देश के लिए रवाना हो गए। अब जब ये रवाना हो गए, ट्रंप की तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि मैं मीटिंग करूं और अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दूं कि मैंने जंग रुकवा दी। ये बात पुतिन साहब को मंजूर हुई नहीं। पुतिन साहब ने भाव दिया नहीं, वो चले गए। अब इन्होंने जेलेंस्की को फ़ोन किया। जेलेंस्की को फ़ोन करने के बाद जेलेंस्की को बुलाया और कहा कि मेरे पास आओ, बातचीत करनी है। बातचीत करने के लिए जेलेंस्की को बुलाया। जेलेंस्की बेचारा भागा भागा आया। अच्छा, आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, अब सोमवार को जेलेंस्की इनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात में जेलेंस्की के सामने ये क्या बोलेंगे वो आप जान लो। ये जेलेंस्की से कहेंगे कि काम करो, रशिया ने तुम्हारे जितने हिस्से को कब्जा किया है उसको तुम भूल जाओ। रशिया ने तुम्हारे जितने हिस्से को कब्जा कर लिया उसको भूल जाओ, उसको रशिया के हवाले कर दो और हम सीज फायर करवा देंगे। सेम प्रपोजल रशिया ने अमेरिका के सामने रखा कि हम जितना घुस गए हम पीछे नहीं हटेंगे। अब यूक्रेन इस बात को एक्सेप्ट करेगा नहीं। अगर ये लालच देके धमकी देके एक्सेप्ट करवा लेते हैं तो फिर रशिया का तो ऑफर साफ है कि भाई जितना हमने कब्जा कर लिया हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर यूक्रेन जंग रोकता है तो हम रोक देंगे। अब ये भाई साहब जब पुतिन से मारवाली नहीं कर पाए तो ये जा रहे हैं जेलेंस्की के पास, वहां मारवाली करेंगे। अब जेलेंस्की माने या ना माने इस बात के चांसेस नहीं है। तब इन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया। क्या फ्रंट है आप जान लो। ये भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ट्रंप साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात आपको बताऊं, किसी ने नहीं पूछा, अपने मुंह से, आपको एक बात बताओ, ये जो चाइना वाले हैं ना, इनसे मेरी बात हुई थी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इन्होंने मुझसे कहा, सी जिनपिंग ने, चाइना के राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा कि देखिए ट्रंप साहब, हम तो ताइवान को कब्जा करना चाहते हैं। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई साहब, मैं तो कब्जा करना चाहता हूं, बस जब तक आप अमेरिका की कुर्सी पे बैठे हैं तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। यानी कौन इतना बेवकूफ़ होगा कि इनको फ़ोन करके ये बताएगा कि हम तो कब्जा करना चाहते हैं, बस आप कुर्सी पे बैठे इस वजह से नहीं कर रहे। यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अगर किसी को कहना हो तो आप ट्रंप को कह सकते हैं। ये भाई साहब इतने पे भी नहीं रुकते। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं चाइना ऐसे हिमाकत करेगा भी नहीं। ये बात तो इन्होंने बोल दी। इसके बाद इन्होंने फिर भारत के बारे में भी अनाप शनाप बोलना चालू किया कि भारत पे हम सेंसस लगाए, टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब सेंसस टैरिफ लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। भारत ने इतने सोलर प्लांट लगा लिए हैं, आने वाले टाइम में इतने सोलर प्लांट एक्टिव हो जाएंगे कि भारत को पेट्रोल पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है, भारत को डीजल पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं। आप लगा दो सेंसस। अच्छा, आपको थोड़ा सा सेंसस के बारे में बता देता हूँ। ये सेंसस टैरिफ है क्या, थोड़ा सा आप जान लीजिए। भारत अमेरिका पे 100% टैरिफ लगाता है। यानी वहाँ से कोई गाड़ी अगर 2 लाख की आएगी तो यहाँ पे आने के बाद 4 लाख की हो जाएगी। ये बात लोगों को बहुत खराब लगती है, लेकिन इस टैरिफ का फ़ायदा क्या है आप जान लो। एक गाड़ी है सफारी।
जो भारत में बनती है टाटा की कंपनी है। टाटा मतलब एक इज्जत और भरोसे का प्रतीक। एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर, जो विदेशी गाड़ी है। टाटा सफारी अगर आपको 30 लाख में मिल रही है, एक एग्जांपल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, टाटा सफारी आपको 30 लाख की मिल रही है और फॉर्च्यूनर जो है अमेरिका से जब आती है वो भी 30 ही लाख की होती है, लेकिन यहां जब 100% टैरिफ लग जाता है तो 60 लाख की हो जाती है। अब आप सोच के देखो कि जब भारत की कंपनियों के दाम में विदेशी गाड़ियां मिलेंगी तो भारत की गाड़ियों को कौन खरीदेगा, और अगर कोई नहीं खरीदेगा तो फिर भारत की गाड़ियों का होगा क्या। भारत का जो मेड इन इंडिया है, जो टाटा ग्रुप है, जो इधर महिंद्रा ग्रुप है, जिनके अंदर लाखों करोड़ों लोग रोजगार पाते हैं, उनकी कंपनियां जब बंद हो जाएगी तो भारत के लोग कहां जाएंगे रोजगार के लिए। आप सोच के देखिएगा ये बात। अगर आपको सस्ती गाड़ी भारत की मिल रही है और महंगी गाड़ी विदेश की मिल रही है, तब तो आप भारत का ले रहे हैं। अगर आपको भारत की चीजें महंगी मिलेंगी और विदेश की सस्ती मिलेंगी तो आप सब विदेश की लेंगे, और आने वाले टाइम में फिर भारत की कंपनी बंद हो जाएगी। और जब भारत की कंपनी बंद हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। आज फॉर्च्यूनर वहां से 30 लाख की आ रही, जब भारत की टाटा कंपनी बंद हो गई वहां से अचानक से 50 लाख का भेजेंगे, फिर इधर आपकी कंपनी बंद ही है, आपके पास ऑप्शन कोई है नहीं, तब आप वो खरीदोगे। और ऐसे हाल में महंगाई जो है और बढ़ जाएगी। यही चीज आपको समझनी चाहिए और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टैरिफ का असल खेल क्या है, भारत विदेशी कंपनियों पे टैरिफ क्यों लगाता है। यही वजह है कि भारत के जो लोकल मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी में कोई कमी ना है। ये कांग्रेस ने भी किया, ये बीजेपी ने भी किया, आने वाले टाइम में कोई सरकार आएगी वो भी करेगी, और यही देश के लिए सही है। खैर, आपको देश के गद्दार के बारे में बताना था, वो भी आप जान लीजिए। एक महिला है ज्योति मल्होत्रा, नाम से ये ज्योति है। अब ज्योति है तो कोई डाउट करेगा भी नहीं, चूंकि इसमें धर्म का एंगल है नहीं, लेकिन ये जासूस निकली पाकिस्तान की। कैसे आपको समझाता हूं। बाकायदा इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये ब्लॉगर हैं। ये अपना चैनल चलाती हैं ट्रैवल विद जो। अब आप ताजुब की बात सोचिए कि ये 17 मई को पाकिस्तान जाती हैं, पाकिस्तान से ये वापस 15 तारीख को आती हैं, एक महीने बाद। एक महीने बाद आने के बाद फौरन ये 10 दिन बाद इनको चाइना का वीज़ा लग जाता है, ये चाइना चली जाती हैं, वहाँ से भी एक महीने बाद आती हैं। इसके बाद जब ये बात हमारे खुफिया एजेंटों को पता चली, उन्होंने इनके ऊपर नज़र गड़ाई, तब पता चला कि ज्योति जी जो हैं वो पाकिस्तान के जासूसों के संपर्क में हैं, वहाँ से मोटा पैसा ले रही हैं। पैसा लेने के बाद भारत की सेंसिटिव जानकारियाँ पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रही हैं। जांच पड़ताल में इनके ऊपर 2500 पन्नों की चार्जशीट बनाई गई और ये कंफर्म हो चुका है कि ज्योति मल्होत्रा गद्दार है, इस देश के खिलाफ जासूसी कर रही है। अब आप ताजुब की बात सोचिए, ये ज्योति ना होके कोई जुबैदा होती तो अब तक गोदी मीडिया तख्ता पलट देती, अब तक गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती। लेकिन आज चूंकि ये ज्योति जी हैं, इस वजह से सबके गले में खामोशी का मंजर है, कोई नहीं खबर दिखाएगा चूंकि ज्योति है। अगर यही कोई और होता, कोई जुबैदा अहमद होती, कोई जकरीन होती, या फिर कोई इस्लामिक नाम इसमें आप घुसा सकते हैं तो घुसा लीजिए इस लड़की के नाम पे, आप देखिए फिर क्या होता है। ऐसा तमाशा हमारे देश में होगा कि फिर कुछ बचेगा ही नहीं। खैर, मेरा काम है खबरें दिखाना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला की